नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बीजेपी की बागेश्वर उपचुनाव में बम्पर जीत हुई है और जीत को लेकर अभिनंदन समारोह का आयोजन होता हुआ भी अब नजर आने वाला है। सीएम धामी महेंद्र भट्ट का सम्मान किया जाएगा इस अभिनंदन समारोह में और शाम 4 बजे होगा अभिनंदन समारोह का आयोजन। तो बीजेपी की बागेश्वर उपचुनाव में बम्पर जीत के बाद अभिनंदन समारोह को आयोजित किया गया है। शाम 4 बजे से यह आयोजन होता हुआ नजर आने वाला है। सीएम धामी महेंद्र भट्ट भी इसमें शिरकत करेंगे और उनका सम्मान भी इस आयोजन के दौरान किया जाएगा। तो बीजेपी की बागेश्वर उपचुनाव में बम्पर जीत के बाद यह फैसला लिया गया है और जीत को लेकर अभिनंदन समारोह का आयोजन। और इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ चुके हैं। तो यशराज, जैसा कि बागेश्वर में बीजेपी की बम्पर जीत हुई है और उसके बाद आज अभिनंदन समारोह भी आयोजित होने वाला है जिसमें महेंद्र भट्ट और सीएम धामी का सम्मान होगा और कार्यक्रम से जुड़ी हुई क्या कुछ जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूं कि उत्तराखंड में बागेश्वर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा की जीत पर राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के लिए आज शाम 4 बजे लॉर्ड वेंकटेश में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा। वहीं कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस अपनी विधानसभा क्षेत्रवार अपनी शक्ति का आकलन करने के आधार पर जुटी हुई है। लगातार कांग्रेस अपनी शक्ति का आकलन कर रही है और देख रही है कि कहां उससे चूक हो गई थी। मैं बताना चाह रहा हूं उससे पहले कि बीजेपी ने पार्वती दास को बागेश्वर में चुनावी मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस ने बसंत कुमार को टिकट दिया था। और वहीं बागेश्वर उपचुनाव में कुल 5 प्रत्याशी मैदान में थे। इस उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार पार्वती दास ने कांग्रेस के बसंत कुमार को 2810 वोटों से हराया। वहीं बागेश्वर सीट पर करीब 55.42% मतदान हुआ था और कहीं भी कोई अप्रिय घटना सामने नहीं आई। वहीं मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल में परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे बीजेपी विधायक चंदन रामदास के इस साल अप्रैल में बीमारी के कारण निधन हो जाने के कारण यह सीट रिक्त हो गया था और इस पर उपचुनाव कराया गया। वहीं चंदन रामदास 2007 से इस सीट से जीतकर पहली बार विधायक बने थे। उसके बाद वो मंत्री पद पर, परिवहन मंत्री के पद पर आसीन थे। तो वहीं इस बार जो जीत हुई है बागेश्वर उपचुनाव में, चूंकि बागेश्वर उपचुनाव एक कांटे की टक्कर थी और यदि देखा जाए तो 2024 में लोकसभा चुनाव जो है इसके लिए भी यह एक सार्थक कहीं सिद्ध साबित होगा। यह जीत भाजपा के लिए, भाजपा का मनोबल जरूर बढ़ा है। तो इसी को देखते हुए अभिनंदन समारोह का आयोजन शाम 4 बजे किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो 4 बजे अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बीजेपी की जीत के बाद बागेश्वर में काफी ज्यादा बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है और आज शाम 4 बजे अभिनंदन समारोह भी आयोजित होगा। बागेश्वर उपचुनाव में जीत का जश्न मनाते हुए नजर आएंगे आज बीजेपी कार्यकर्ता। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने G20 के सफल आयोजन के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि G20 के सफल आयोजन के लिए सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। प्रधानमंत्री और भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा है और नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सभी सदस्य देशों की सहमति बहुत बड़ी और ऐतिहासिक उपलब्धि है। भारत की पवित्र भूमि से ही अफ्रीकी यूनियन को भी G20 का नया सदस्य बनाए जाने की घोषणा की गई और आर्थिक विकास के भारतीय एजेंडे पर सदस्य देशों के जरिए मोहर मोदी के कुशल और मजबूत नेतृत्व की वजह से ही ये संभव हुआ है। सनातन के उद्घोष वसुधैव कुटुंबकम और भारतीय संस्कृति और समृद्धशाली विरासत को भी पूरी दुनिया ने देखा और पूरे विश्व के कल्याण का चिंतन इस समिट का आधार है और प्रधानमंत्री जी के कुशल निर्देशन में ये पूरी तरह से सफल रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में शिष्टाचार भेंट की और बताना चाहेंगे कि मंत्री गणेश जोशी ने राज्यपाल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के 2 साल पूरे होने पर पुष्प भेंट करते हुए और शॉल उड़ाते हुए बधाई दी। और गौरतलब है कि रविवार को लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त करने की घोषणा की गई थी और बतौर राज्यपाल विधिवत रूप से उन्होंने 15 सितंबर को कार्यभार ग्रहण किया था।
उधर उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है और मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पर्वतीय जिलों में अगले 4 दिनों तक यानी कि 14 सितंबर तक भारी बारिश की संभावना बनी हुई है और साथ ही तेज हवा चलने का अनुमान भी जताया गया है। और मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से उधम सिंह नगर के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश के साथ येलो अलर्ट को जारी किया गया है। लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। उधर मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो पर्वतीय जिलों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी गर्जना और बिजली चमकने के साथ ही हल्की बारिश होने की संभावना है। जाहिर है कि मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है, जिसके चलते भूस्खलन जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। इसलिए लोगों के लिए पहले से ही अलर्ट को जारी किया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। भवाली अल्मोड़ा हाईवे मलबा आने से बंद हो गया है और क्वारब के पास सड़क पर मलबा आया, जिसके कारण इसे बंद किया गया है। सड़क के दोनों ओर लंबा जाम भी लगा हुआ है और प्रशासन की टीम मलबा हटाने के कार्य में जुटी हुई है। तो तस्वीरें भी आपके सामने, तस्वीरों में देखिए कि सड़क किनारे किस तरह से मलबा आ चुका है और क्वारब के पास सड़क पर यह मलबा आया है, जिसके बाद गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही हैं और मलबा हटाने के काम में पुलिस प्रशासन की टीम जुटी हुई है। भवाली अल्मोड़ा हाईवे मलबा आने से इस वक्त बंद हो गया है। क्वारब के पास सड़क पर मलबा आया था, जिसके बाद इस हाईवे को बंद किया गया है और सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लगा है। गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। प्रशासन की टीम मलबा हटाने में जुटी हुई है। तो हल्द्वानी से ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां क्वारब के पास सड़क पर मलबा गिर गया है और सड़क के दोनों ओर लंबा जाम देखने को मिल रहा है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं और प्रशासन की टीम मलबा हटाने के कार्य में जुटी हुई है। तो भवाली अल्मोड़ा हाईवे मलबा आने से बंद, ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हल्द्वानी से सामने आती हुई। तो सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लगा हुआ है और लंबी गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। वहीं हल्द्वानी और उसके आसपास हो रही लगातार बारिश के बाद आम जनजीवन एक बार फिर से पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और भवाली अल्मोड़ा हाईवे क्वारब के पास मलबा आने से उसे बंद भी कर दिया गया है, जिससे यातायात पूरी तरह से बंद है और लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पिछली बार आई बरसात में जहां कलसिया और रक्सिया नाले से भारी नुकसान हुआ था, तो वहीं इस बार लगातार हुई बारिश के कारण लोगों के मकान और घर भी अब खतरे की चपेट में है। एसडीएम परितोष वर्मा ने टीम के साथ मौके पर जाकर कई क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया और साथ ही लोगों से सुरक्षित रहने की अपील भी की है। देखिए, जो भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, तो इसको देखते हुए सारी राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन को अलर्ट किया गया है। साथ में जो नदी का लेवल बढ़ रहा है, लगातार बारिश पहाड़ों में हो रही है, तो इसको देखते हुए जो हमारे नदी के किनारे रहने वाले लोग हैं उनको भी अलर्ट किया गया है और सभी से अपील की जा रही है कि सुरक्षित रहें और किसी भी खतरे की स्थिति में राजस्व विभाग को और पुलिस प्रशासन को संपर्क करें। सर, अभी तक किस तरह की कोई जनहानि या नुकसान की आशंका? अभी तक का सब स्थितियाँ ठीक हैं और कोई भी ऐसी घटना की कोई सूचना नहीं है। करेंगे अगली खबर का। काशीपुर के उधम सिंह नगर इलाके में भारी बारिश के चलते हर तरफ जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कहीं मकान गिर रहे हैं तो कहीं भूधसाव हो रहा है। ऐसे में ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनका आरोप है कि प्रशासन केवल इन घटनाओं का आनंद ले रहा है। साथ ही उनका कहना है कि शासन ने इस स्थिति के लिए कोई समाधान नहीं किया है। सरकार पिछले 1 महीने से सब कुछ होता हुआ देख रही है। मुख्यमंत्री जी इन घटनाओं का आनंद ले रहे हैं, मकान गिरने की घटनाओं का आनंद ले रहे हैं, मंदिर गिरने की घटनाओं का आनंद ले रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी भी तरीके की शासन द्वारा अभी तक कोई सुरक्षा दीवार बनाने का कार्य यहाँ शुरू नहीं हुआ है। जनता को किसी भी प्रकार की सुविधा देने के लिए, लोगों के जो मकान गिर गए हैं उनके लिए, जिनके मकान गिर सकते हैं उनको बचाने के लिए अभी तक सरकार की तरफ से कोई सफल प्रयास नहीं किए गए हैं। और इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला। तो नवीन, प्रदेश में लगातार जिस तरह से बारिश एक बार फिर से कहर मचा रही है, ऐसे में प्रदेश में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। ताजा क्या कुछ हालात वहां पर देखने को मिल रहे हैं? जी मनीषा, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो एक बार फिर से उत्तराखंड में मौसम का जो मिजाज है वो बदला हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने
आने वाले 4 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। अगर बात की जाए प्रदेश के तमाम जिलों की, तो अगर तो तमाम जिलों में बारिश हो रही है। इसके साथ ही अगर देर शाम की बात की जाए तो मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी जारी की है और जो प्रदेश के तमाम जिले हैं वहां पर बारिश की संभावना जताई है। साथ ही मौसम विभाग ने साफ तौर पर जो पर्यटक हैं या फिर जो श्रद्धालु हैं जो चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी एडवाइजरी जारी की है कि जो भी पर्यटक या श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं वो मौसम का मिजाज देखते हुए ही अपनी यात्रा करें। इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग समय समय पर अपनी एडवाइजरी जारी करता रहता है और मौसम विभाग ने फिर से एक बार उत्तराखंड के लिए जो तमाम सारे जिले हैं वहां के लिए अलर्ट जारी किया है कि प्रदेश में आगामी 4 दिनों में बारिश की संभावना है। तो जो लोग अपने कहीं तमाम जगहों पर जा रहे हैं तो मौसम का मिजाज देखते हुए ही अपने कामों को करें, क्योंकि लगातार ये सूचनाएं आती हैं कि कई जगह पर बारिश होने से जो मलबा आ जाता है, मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, आवागमन की जो तमाम सारी समस्याएं आती है, कनेक्टिविटी टूट जाती है। तो इसको देखते हुए मौसम विभाग ने अपनी एडवाइजरी जारी की है कि मौसम का मिजाज देखते हुए ही जो तमाम सारे लोग हैं, यात्री हैं, वो अपनी यात्रा को करें। अगर कहीं अति आवश्यक ना हो तो वह बाहर ना निकले। बिल्कुल नवीन, तो कहीं पर हाईवे बंद है, कहीं सड़क मार्ग अवरुद्ध हो रहा है और ऐसे में सबसे ज्यादा खतरे की और चिंता की बात यह है कि अब जो घर हैं वो भी खतरे की चपेट में आ चुके हैं। जी मनीषा, तमाम सारी जगहों की बात की जाए तो ऐसी जगहें हैं जो नदी के किनारे लोग रहते हैं, बसावट की जगहें हैं, तमाम सारे ऐसी जगह होती है जहां पर जो बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति हो जाती है। कई घर भी बारिश की वजह से टूट जाते हैं, तेज बहाव के चलते टूट जाते हैं। तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। तमाम सारी टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है, तमाम जिलाधिकारी हैं उन्हें अलर्ट मोड पर रखा गया है और साथ ही अगर जो नदी के किनारे लोग रह रहे हैं उन्हें भी अलर्ट किया गया है कि जो लोग नदी के किनारे रहे हैं वो सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जाएं। इसके साथ ही सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जाएं। ठीक है नवीन, तो बने रहिए आप हमारे साथ। देहरादून प्रदेश में भी लगातार बारिश हो रही है और उसके चलते डेंगू का रोकथाम के लिए नया प्लान भी तैयार कर लिया गया है। प्रदेश सरकार ने नया प्लान तैयार किया है। जी हां, आपको बताना चाह रहे हैं कि देहरादून में डेंगू की रोकथाम के लिए नया प्लान तैयार कर लिया गया है। प्रदेश सरकार ने नए प्लान को तैयार किया है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन किए जाएंगे घोषित और एक ही जगह 10 से अधिक मरीज मिलने पर कंटेनमेंट जोन तैयार किए जाएंगे। तो एक जगह 10 से अधिक मरीज मिलने पर कंटेनमेंट जोन बनाए जाएंगे और जोन में नोडल अधिकारी नामित होंगे। तो ये नया प्लान डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया है। निगरानी के लिए नोडल अधिकारी नामित होंगे और डेंगू मरीजों की संख्या 1130 पहुंच चुकी है, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार ने नया प्लान तैयार किया है और डेंगू की रोकथाम के लिए इस नए प्लान को तैयार किया गया है। और फिर से रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी नवीन शुक्ला का। तो नवीन, जिस तरह से प्रदेश में लगातार बारिश तो हो ही रही है और उसके बाद डेंगू का खतरा भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में प्रदेश सरकार द्वारा नए प्लान को भी तैयार किया गया है और जहां 10 से ज्यादा केसेस होंगे वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाए जाने का फैसला किया गया है। क्या कुछ जानकारी इस नए प्लान को लेकर आपके पास? जी मनीषा, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो प्रदेश में इस समय जो डेंगू के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार भी इसको लेकर चिंतित है। साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य मंत्री जो है उन्होंने भी तमाम सारे चिकित्सालयों का दौरा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी लगातार अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो डेंगू के रोकथाम है और प्रभावी कदम है उसको उठाया जाए। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह बात कही गई है कि अब जो 10 से ज्यादा अधिक जो केस, अगर 10 से ज्यादा अधिक केस मिल रहे हैं तो वहां पर कंट्रोलमेंट जोन बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। राजधानी नगर निगम की बात करें तो फॉगिंग का काम किया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने तमाम सारे वार्ड चिकित्सालयों में बनाए हैं कि जो डेंगू के मरीज आ रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए। साथ ही जो प्राइवेट अस्पताल हैं वहां पर भी तमाम सारी सुविधाओं को बढ़ाने का काम किया गया है और खुद जो स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार हैं वो लगातार तमाम सारे चिकित्सालयों का दौरा कर रहे हैं। हालांकि अगर बात की जाए तमाम जगहों पर प्लेटलेट की समस्याएं जरूर आ रही थी कि लोगों को प्लेटलेट नहीं मिल पा रहा था। इसको लेकर अब जो शिविरों का आयोजन, रक्तदान शिविरों का भी आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि जो बीमार लोग हैं उन्हें प्लेटलेट की किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आने पाए। तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। दवाइयां और जरूरी जो इक्विपमेंट है उसे भी अब
तमाम सारे अस्पतालों में पहुंचाया जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग अपनी एडवाइजरी लगातार जारी करता रहा है। ठीक है नवीन, तो इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देहरादून में लगातार डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ती ही जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने भी अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि राजधानी देहरादून स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि डेंगू सिटी हो गई है। उनका कहना है कि सरकार की लापरवाही की वजह से लगातार डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने करण महारा के बयान पर पलटवार भी किया है और उनका कहना है कि कांग्रेस सिर्फ खोखली बयानबाजी करती है और रही बात डेंगू की, तो सरकार डेंगू की रोकथाम के लिए काम कर रही है। डेंगू में सरकार मूक दर्शक बन के बैठी हुई है। वो उसने लोगों को अपने हालात पे छोड़ दिया है। 40 लाख रुपया फॉगिंग के लिए नगर पालिका को दिया जा रहा है, लेकिन किसी भी मोहल्ले में फॉगिंग होते हुए नहीं देखी जा सकती। जगह जगह सड़कें खोद दी हैं स्मार्ट सिटी के नाम पे, जिनमें पानी भर रहा है और जिससे डेंगू महामारी का रूप ले रहा है। 12 से ज़्यादा मृत्यु हो चुकी हैं, ये सरकारी आंकड़ा है। प्राइवेट अस्पताल का आंकड़ा अभी नहीं आया है और 1100 से ज़्यादा मरीज पूरे प्रदेश में इस समय हैं, जिसमें अकेले देहरादून में 900 से ज़्यादा मरीज देहरादून में है। लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। देखिए, सरकार इस पर बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। कल भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने सुबह जाकर के दून हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण भी किया था और तमाम अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि डेंगू के मरीजों के लिए स्थान रखें, डेंगू के मरीजों का प्रॉपर इलाज हो, बेहतर इलाज हो, उस पर सरकार लगी हुई है। और हमको सबको पता है कि इस बार बरसात भी ज़्यादा हुई है, जिसके कारण बारिश का साफ पानी कई स्थानों पर भरा हुआ है। उसकी चेन तोड़ने के लिए नगर निगम और तमाम जितने भी प्रशासन और शासन है वो लगा हुआ है। उत्तरकाशी के यमुना घाटी में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए हैं और ये झटके सुबह 3:49 पर महसूस किए गए थे। भूकंप का केंद्र स्यालना गांव के जंगलों में था, जिसकी तीव्रता 2.9 दर्ज की गई है और फिलहाल भूकंप से किसी भी प्रकार के नुकसान की खबर नहीं आई है। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।